हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड कोएगुलेशन या रुधिर स्कंदन, जिसे हम कहते हैं रुधिर का थक्का बनना। रुधिर का थक्का बनना, देखो क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग या जिसे हम कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन, रुधिर का थक्का बनना। इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड का नेचर किस प्रकार होता है। ब्लड के बारे में हमने पढ़ा था कि ब्लड का निर्माण कितने भागों से मिलकर होता है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ विशेष प्रकार की बातों के बारे में पढ़ा था जो कि ब्लड से रिलेटेड थी, क्योंकि हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आज हम करने जा रहे हैं ब्लड कोएगुलेशन टॉपिक। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड का निर्माण कितने भागों से मिलकर होता है, दो भागों से, जिसमें एक प्लाज्मा और दूसरा कौन सा था, कॉर्पल्स। हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है जो कि रक्त का 55% यानी 55% भाग जो है वो कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा कौन से रंग का होता है, ये मैंने आपको बताया था, हल्के पीले रंग का होता है। और प्लाज्मा जो होता है इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई थी। लेकिन जो ब्लड कॉर्पल्स जो दूसरा भाग है, रक्त का निर्माण दो चीजों से मिलकर होता है, प्लाज्मा प्लस कॉर्पल्स। प्लाज्मा के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा जो है वो तरल भाग है, लेकिन कॉर्पल्स जो है वो प्लाज्मा में तैरती हुई कुछ विशेष प्रकार की ग्रेन्यूल्स है, कुछ विशेष प्रकार की कणिकाएं हैं जो कि तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। देखो आरबीसी के बारे में हमने स्टडी कर ली थी कि आरबीसी क्या होता है। आरबीसी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है, यानी श्वसन रंजक पाया जाता है जिसका नाम था हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सेकंड जो डब्ल्यूबीसी थी उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक कणिका में और एक कणिका युक्त। जो कणिका में थी वो तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें मैंने आपको इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताया था। जो एक ग्रेन्यूल यानी जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, यानी कि डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, जिसमें एक को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी और एक को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी। ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कुछ विशेष प्रकार के छोटे छोटे या बड़े आकार के कण पाए जाते हैं। लेकिन ए ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी जो होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार के कण नहीं पाए जाते, यानी कि इनमें कण क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसी को हम लेके चल रहे हैं आगे कि हमारा उसी का जो टॉपिक है, हमने इतनी बात पता कर ली कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स क्या होती है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने स्टडी कर ली कि डब्ल्यूबीसी भी क्या होती है। एक ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स फैगोसाइट्स का वर्क करती है, यानी भक्षकाणु का कार्य करती है, जबकि जो लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन का निर्माण करती है, यानी एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करती है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स करती है। अब हम बात करते हैं प्लेटिलेट्स की। प्लेटिलेट्स क्या होती हैं, प्लेटिलेट्स यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्लेटिलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, यानी रुधिर का जो थक्का बनता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, प्लेटिलेट्स की होती है। जैसे कि मैं डायग्राम फ्लो कर रहा हूं यहाँ पे, मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ये लिक्विड वाला जो भाग है, ये लिक्विड वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है प्लाज्मा, जो कि ब्लड का कितने प्रतिशत भाग है, यहाँ पे जो कि ब्लड का है 55% भाग। और जबकि इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की ये पाई जा रही है आरबीसी, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये है डब्ल्यूबीसी की। और प्लेटिलेट्स जो है यहाँ पे हम कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर फ्लो करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटिलेट्स। ये प्लेटिलेट्स क्या काम करती हैं, रुधिर का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखो
रुधिर का थक्का बनाने में। लेकिन रुधिर का थक्का बनता किस प्रकार है, उसी को हम आज अपने नए टॉपिक के अंदर ऐड कर रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो किस प्रकार होती है। तो देखो, ब्लड कोएगुलेशन या रुधिर का स्कंदन, रुधिर स्कंदन से मतलब है कि जब हमारी ब्लड वेसल्स में से या जब हमारे शरीर में से ब्लड बाहर निकलता है किसी भी कारण से, चोट लगने के कारण से या किसी भी अन्य कारण से, यानी कि जब हमारे ब्लड बॉडी से ब्लड बाहर की तरफ फ्लो हो रहा होता है तो वो कुछ समय पश्चात एक क्लॉट बना लेता है, एक विशेष प्रकार का बंचेस बना लेता है, एक गुच्छा बना लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रुधिर स्कंदन। ये रुधिर स्कंदन होता किस कारण से है, तो देखो ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है, रुधिर का जो थक्का बनने की प्रक्रिया है, यानी रुधिर स्कंदन की क्रिया को हम कितने चरणों में पूर्ण करते हैं, रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को 3 चरणों में पूर्ण किया जाता है। रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को 3 चरणों में पूर्ण किया जाता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका, यानी रुधिर स्कंदन की जो प्रक्रिया है वो कितने स्टेप्स में पूर्ण होती है। तो सबसे पहला है स्टेप प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक। प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक। सेकंड स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन का सेकंड स्टेप जो है हमारा वो है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। और तीसरा जो है वो है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। देखो, ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है, यानी कि रुधिर के स्कंदन की जो प्रक्रिया है या ब्लड कोएगुलेशन की जो प्रक्रिया है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप में, 1, 2 एंड 3। जिसमें पहला स्टेप क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंजेस करना है, परिवर्तन करना। और तीसरा जो है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाने वाली, प्लाज्मा में पाई जाने वाली घुलनशील प्रोटीन है। यानी आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे ब्लड में, यानी कि प्लाज्मा के अंदर, हमारे ब्लड में यानी हमारे प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन में फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाने वाली घुलनशील प्रोटीन होती है, जो कि इनएक्टिव या जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला स्टेप। सबसे पहला है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक। इसको मैं 1 बाय 1 एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले जो आपका आता है वो है आपके क्षतिग्रस्त ऊतक। क्षतिग्रस्त ऊतक, यहां पे क्षतिग्रस्त ऊतकों से हमने थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्मुक्त की।
और इसको दूसरा जो स्टेप है पट्टिकाओं का टूटना यानी प्लेटलेट्स का टूटना, प्लेटलेट्स का टूटना। स्कंदन कारक 10th और स्कंदन कारक 7th। यहां पर हम लेते हैं कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की उपस्थिति में Ca+2 थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है किसमें, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक में। पहले मैं फ्लो चार्ट बना लेता हूं इसका। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में सक्रिय और ये है निष्क्रिय रूप। देखो अब प्रोथ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन जो कि घुलनशील होता है, फाइब्रिन चेंज हो गया, फाइब्रिनोजन चेंज हो गया फाइब्रिन एकलक में, जो कि किस प्रकार का है, अघुलनशील। देखो अब फाइब्रिन के जो एकलक हैं ये यहां पे चेंज हो जाएंगे आपके फाइब्रिन तंतु के जाल में। फाइब्रिन तंतुओं का जाल बनाएंगे प्लस यहां पे देखो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ये जो है सेकंड स्टेप और जो ये है ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। देखो ब्लड क्लॉटिंग यानी रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को हमने कितने चरणों में पूर्ण किया, 3 चरणों में। हमने कहा रुधिर का स्कंदन यानी कि रुधिर स्कंदन कब होता है, जब हमारे किसी भी कारणवश एनवायरमेंट कंडीशन से या हमारे आर्टिफिशियल रूप से जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो उस दौरान हमारी बॉडी से ब्लड जो है वो फ्लो होने लग जाता है, बाहर की तरफ मूव करने लग जाता है। उस समय जो रक्त का जो थक्का बनता है, मतलब कि जो ब्लड है वो एक विशेष प्रकार का बंच बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है यानी कि क्लॉट होता है, हमारा ब्लड जो है वो रुक जाता है। वो किस प्रकार से रुकता है तो उसको हम बात कर रहे हैं कितने चरणों में पूर्ण करने की, 3 चरणों में, जिसमें सबसे पहले है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, तीसरा है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। देखो 1 बाय 1 हमने इसको
मैंने इसको 3 स्टेप्स में लिख दिया है। यानी पहला स्टेप जो है वो किसका है, वो पहला स्टेप जो है वो हमारा है यहाँ पे कि जो हमने यहाँ पे पहला स्टेप लिखा है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक। देखो क्या होता है, जब हमें चोट लगती है तो उस दौरान हमारी सेल्स जो होती हैं वो इंजर्ड होती हैं। जब कभी भी हमें चोट लगती है उस दौरान हमारी सेल्स क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो उन क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिकाएं मिलकर ही किसका निर्माण करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उस दौरान उसकी सेल्स जो है वो इंजर्ड होती हैं और यानी उनके जो इंजर्ड सेल्स होती हैं या इंजर्ड टिश्यू जो होते हैं, सेल्स आगे हम सेल्स मिलकर निर्माण करेंगे किसका, ऊतकों का। तो हम क्या कहते हैं, जब किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान क्षतिग्रस्त ऊतकों से चोट लग जिन सेल्स पर आक्रमण हुआ है, जिस सेल्स पर अटैक हुआ है किसी प्रकार का, या जिस सेल्स पर इंजरी की कंडीशन हुई है, उस सेल्स से थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्मुक्त होता है। यानी कि हमारे क्षतिग्रस्त ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्मुक्त होता है। उस समय क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर 3 चीजें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटिलेट्स। तो प्लेटिलेट्स जो होती हैं वो यहां पे किसके संपर्क में आ जाती हैं, वायु के संपर्क में आती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही मान लो, जैसे ही हमें किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो ब्लड वेसल्स में जो रुधिर बहता है वो रुधिर जो है वो क्षतिग्रस्त ऊतकों से एक विशेष प्रकार का थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्मुक्त करता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्मुक्त किससे होता है, एक तो प्लेटिलेट्स के टूटने से, क्योंकि जो प्लेटिलेट्स है जैसे ही मान लो चोट लगेगी तो हमारा ब्लड बाहर की तरफ फ्लो करेगा, बाहर की तरफ फ्लो करेगा तो उसमें भी क्या पाई जा रही है, प्लेटिलेट्स पाई जा रही है। जैसे ही प्लेटिलेट्स वायु के संपर्क में आती हैं तो प्लेटिलेट्स क्या हो जाती है, टूट जाती है। प्लेटिलेट्स के टूटने और क्षतिग्रस्त ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्मुक्त होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये जैसे ही मुक्त होता है हमारे ब्लड में से तो स्कंदन कारक 10th और स्कंदन कारक 7th की उपस्थिति में एवं कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो यहाँ पे किस रूप में चेंज हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय के रूप में। यानी कि हम ये क्या कह सकते हैं कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो एक प्रकार का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि चेंज हो जाता है यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय के अंदर। यानी कि आप इसको नॉर्मल कंडीशन में क्या कहोगे कि जैसे ही क्षतिग्रस्त ऊतकों से ब्लड बाहर आता है या तो क्षतिग्रस्त ऊतकों से ब्लड बाहर आता है तो प्लेटिलेट्स क्या हो जाती है, टूट जाती है। प्लेटिलेट्स टूटने का कारण क्या है कि प्लेटिलेट्स वायु के संपर्क में आती है। जैसे ही ये वायु के संपर्क में आती है तो वहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है निर्मुक्त होती है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होती है स्कंदन कारक 10th और 7th की उपस्थिति में एवं कैल्शियम आयन की उपस्थिति में किस रूप में चेंज हो जाती है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय के रूप में चेंज हो जाती है। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। पहले स्टेप के अंदर हमारा पहला स्टेप क्या था, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक। प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय कौन कर रहा है, यहाँ प्रोथ्रोम्बिन को मैंने इससे पहले आपको एक बात बताई थी कि प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाने वाली क्या है, घुलनशील प्रोटीन है। तो देखो जैसे ही प्लेटिलेट्स के टूटने से और क्षतिग्रस्त ऊतकों से ब्लड बाहर आया, प्लेटिलेट्स टूटे, प्लेटिलेट्स टूटने से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त हुआ। थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त किसके कारण हो रहा है, स्कंदन कारक 10th, कैल्शियम आयन और स्कंदन कारक 7th की उपस्थिति में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक में चेंज हो जाता है। अब सेकंड स्टेप जो है हमारा कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। अब क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होती है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक घुलनशील प्रोटीन होती है जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में किस रूप में पाई जाती है, निष्क्रिय रूप में पाई जाती है, इनएक्टिव रूप में पाई जाती है। इसको एक्टिव करने का काम कौन करता है, इसको एक्टिव करने का काम करता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इसको हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी बोलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को, यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में
प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर देती है किसमें, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो गई थ्रोम्बिन के अंदर। देखो जिस प्रकार आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो आपने उसमें पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम के रूप में पढ़ा था। तो देखो हम क्या बात करते हैं उसके अंदर, हम कहते हैं कि पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो निष्क्रिय रूप में होता है, यानी कि पेप्सिन एंजाइम का निष्क्रिय रूप क्या है, पेप्सिनोजन। पेप्सिन एंजाइम का निष्क्रिय रूप है पेप्सिनोजन, जो कि चेंज होता है किसमें, पेप्सिन के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में। इसी प्रकार क्या होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो निष्क्रिय रूप में, इसको सक्रिय रूप में लाने का काम कौन करता है, इसको सक्रिय रूप में लाने का काम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर करता है, जो कि किसकी उपस्थिति में करता है, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में करता है। अब देखो जब प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो जाती है किसमें, थ्रोम्बिन में, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखो, यानी फाइब्रिनोजन को हमने प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय कर दिया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज भी कर दिया। अब तीसरा है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। देखो फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन किस प्रकार होगा, तो थर्ड स्टेप के अंदर देखो, थर्ड स्टेप में क्या होता है, अब फाइब्रिनोजन भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली किस प्रकार की प्रोटीन है, घुलनशील प्रोटीन है। इसको फाइब्रिनोजन जो है थर्ड स्टेप के अंदर चेंज हो जाता है किसमें, फाइब्रिन के अंदर, लेकिन होता किसकी उपस्थिति में है, ये थ्रोम्बिन सक्रिय जो हमने थ्रोम्बिन लिखा है, ये थ्रोम्बिन जो है जब प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो गया थ्रोम्बिन में, तो थ्रोम्बिन जो है ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनोजन को चेंज कर देता है किसमें, फाइब्रिन में। अब फाइब्रिनोजन घुलनशील प्रोटीन है जो कि चेंज होगी किसमें, यानी कि फाइब्रिनोजन यहाँ पे पॉलीमर है, जबकि फाइब्रिन जो है वो क्या है, यहाँ पे मोनोमर है। फाइब्रिनोजन एक प्रकार की पॉलीमर है, पॉलीमर प्रोटीन है। पॉलीमर प्रोटीन का मतलब एक बहुलक प्रकार की प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, फाइब्रिनोजन जो है वो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में चेंज हो जाती है किसमें, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन जो है वो क्या है, मोनोमर है, यानी एक प्रकार का एकलक इकाई है। अब जब फाइब्रिनोजन चेंज होती है फाइब्रिन में, तो यहाँ पे फाइब्रिनोजन जो कि घुलनशील थी ब्लड प्लाज्मा में, वो किस रूप में चेंज होती है, अघुलनशील रूप में हो जाती है। तो फाइब्रिन के जो तंतु होते हैं वो मिलकर एक जाल बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब आपको इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या हुआ, मान लो किसी भी व्यक्ति को चोट लगी, चोट लगने के दौरान क्या हुआ, जैसे ही उस व्यक्ति को चोट लगती है तो उस व्यक्ति के बॉडी पार्ट से ब्लड का बाहर फ्लो होता है, बाहर ब्लड निकला। बाहर ब्लड निकलने के बाद उसके ब्लड में दो प्रकार की चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या, एक होता है फाइब्रिनोजन और दूसरा कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही प्रोटीन है एक प्रकार की। तीसरी प्रोटीन है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तीसरी प्रोटीन कौन सी है, थ्रोम्बोप्लास्ट, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये तीन प्रकार की प्रोटीन है। आपको ये बात याद रखनी है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली। तो होता क्या है, जैसे ही किसी व्यक्ति को चोट लगी, उसके जो ऊतक हैं वो इंजर्ड होंगे, जिसको हम कहते हैं क्षतिग्रस्त ऊतक। इंजर्ड होने से उसमें से ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बाहर की तरफ होगा, मतलब ब्लड जो फ्लो है वो बाहर की तरफ आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर चोट लगती है, चोट लगने के दौरान यहाँ से ब्लड क्या होगा, बाहर निकलेगा। यहाँ से जब ब्लड बाहर निकलेगा तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर तीन चीजें, हमारे ब्लड के अंदर तीन चीजें हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसमें से क्या है, जो प्लेटलेट्स बाहर निकलेंगी वो प्लेटलेट्स किसके संपर्क में आएंगी, वायु के संपर्क में आएंगी। वायु के संपर्क में आने के कारण प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। जैसे प्लेटलेट्स टूटेंगी तो उससे एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन निर्मुक्त होगी, जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन स्कंदन कारक क्लॉटिंग फैक्टर जो है 10वां और 7वां, और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन चेंज हो जाएगी, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने का काम करेगी, यानी चेंज हो जाएगी प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक में। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो है, अब ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगी, जो कि प्रोथ्रोम्बिन जो है निष्क्रिय फॉर्म में। तो देखो चोट लगने के दौरान थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्मुक्त हुई, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव, यानी वो चेंज हो गई किसमें, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक में। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का फंक्शन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का कार्य है प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करना किसमें, थ्रोम्बिन के अंदर। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कैल्शियम आयन की उपस्थिति में चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखो प्रोथ्रोम्बिन
चेंज हो गया, जो कि निष्क्रिय रूप में थी हमारे ब्लड प्लाज्मा में, चेंज हो गई सक्रिय रूप में। अब थ्रोम्बिन जो है वो वर्क करेगी हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाले एक अन्य घुलनशील प्रोटीन जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को ये चेंज कर देगी किसमें, फाइब्रिन में। जैसे ही फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज होगी तो क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर जो फाइब्रिन के तंतु हैं वो मिलकर एक जाल बना लेंगे जिसमें से ब्लड बाहर नहीं फ्लो हो सकता, और ये एक गाढ़े रंग में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, या फिर रुधिर के स्कंदन की प्रक्रिया कहते हैं। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको देखो थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर क्या है कि रुधिर वाहिकाओं से बाहर आते ही रुधिर के अवयव एक जेल के समान परिवर्तन में चेंज हो जाते हैं। अगर हम क्लॉटिंग की बात करें, अगर हम यहां पे हम बात करते हैं किसकी, क्लॉटिंग की या थक्के की डेफिनेशन क्या होती है, हम तो थक्के की डेफिनेशन क्या होगी, रुधिर वाहिकाओं से रुधिर के बाहर आते ही, रुधिर वाहिकाओं से यानी ब्लड वेसल्स से रुधिर के बाहर आते ही यह एक जेल के समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे थक्का कहते हैं, यानी क्लॉट कहते हैं, जिसे थक्का या क्लॉट कहते हैं। यहां पे ये जो डायग्राम है इसके अंदर देखो, यहां पे हमने क्या कहा कि रुधिर वाहिकाओं से यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। हमारी ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो होता है, और जैसे ही ये ब्लड एक जेल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं या थक्का कहते हैं। थक्के की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई, ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो होता है, ये ब्लड जो है रुधिर वाहिकाओं से रुधिर के बाहर आते ही ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है। जैसे ही ये ब्लड आउट होगा यानी बाहर ब्लड वेसल से बाहर होता आएगा तो एक जेल के समान संरचना में चेंज हो जाता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग कहते हैं। इस क्लॉटिंग का मुख्य कारण क्या है, इस क्लॉटिंग का मुख्य कारण है 3 प्रकार के स्टेप्स, जो कि क्या है, इस क्लॉटिंग की अगर मैं कहूं जो ब्लड क्लॉटिंग है, अगर मैं एक नॉर्मल वे में या सिंपल वे में कहूं कि जो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हम यहाँ पे कहें कितने स्टेप्स में पूर्ण होती है, 3। लेकिन मैं कहूं कि अगर ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है यानी ब्लड का क्लॉट होना, रुधिर का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें कौन कौन महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, तो देखो रुधिर का थक्का बनने में निम्न अवयवों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखो क्या सबसे पहला योगदान होगा किसका, सबसे पहला योगदान होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन का, जो कि क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन।
थ्रोम्बोप्लास्टिन एक क्या है, एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। और अगर मैं बात करूं, हम यहां पे थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड है। सेकंड जो हमने पढ़ा क्या, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन जो कि निष्क्रिय रूप में पाई जाती है, जो कि निष्क्रिय रूप में होती है। थर्ड फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये भी क्या है, ये एक घुलनशील प्रोटीन है। क्या है, सॉरी मैं लिखना भूल गया वहां पे, ये भी क्या है, ये भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली घुलनशील प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन चेंज हो जाता है किसमें, फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो है वो क्या है, एक अघुलनशील प्रोटीन। अगर ये पॉलीमर है तो ये क्या है, मोनोमर है। फाइब्रिन जो है वो बनाती क्या है, फाइब्रिन के तंतु, फाइब्रिन तंतु। और फाइब्रिन के तंतु मिलकर क्या बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं। ये जाल जब बनता है तो ब्लड की क्या हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड की क्या हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी, यानी कि रुधिर का थक्का बनेगा। देखो तो यहां पे ये हमारा जो टॉपिक है ये समाप्त होता है, जिस दौरान आपको 3 से 4 चीजें याद रखनी है। यानी ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है एकदम सिंपल है, किसी भी प्रकार की आपको, सॉरी इसमें मैं चौथा एक पॉइंट भूल गया, इसमें कैल्शियम आयन का योगदान भी इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। तो यहां पे देखो ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है वो एकदम सिंपल है। इस सिंपल प्रोसेस के दौरान आपको पता लग गया होगा कि इस सिंपल प्रोसेस के दौरान हमने 3 स्टेप लिए। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करना है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है ये होता है कंप्लीट। एक बार इसको आप देख लो ताकि, या नोट कर लो ताकि आप इसको समझने में क्या हो, थोड़ी परेशानी ना हो। इसलिए पहले आपका जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है वो 3 चरणों में पूर्ण किया गया है। 3 चरणों में पूर्ण होने के बाद इन 3 चरणों को यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि किस प्रकार से होता है। इसका कोई विशेष प्रकार का 3D डायग्राम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं उसको आपको यहाँ पे समझा देता किस प्रकार से होता है। तो देखो आपको मैंने सिर्फ बोर्ड पर क्लियर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दिया है कि किस प्रकार से कोई सी चीज कैसे आती है। क्षतिग्रस्त ऊतक आप समझते हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड है। प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आएंगी। स्कंदन कारक 10th और 7th का योगदान रहेगा और कैल्शियम आयन का योगदान रहेगा। चेंज हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक में। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो है वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति के अंदर प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर देगा, किसमें, थ्रोम्बिन के अंदर।
अब थ्रोम्बिन जो है वो यहाँ पे थ्रोम्बिन वर्क करेगी हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली फाइब्रिनोजन पे, फाइब्रिनोजन चेंज हो जाएगी फाइब्रिन के अंदर। तो ये एक प्रोसीजर जिसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि हमारे अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को निम्न पर ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को समझाइए, तो आप थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो अपनी तरफ से लिख सकते हो कि किस प्रकार से, यानी 3 स्टेप जो है उनमें किस किस चीजों का योगदान रहता है। तो वो जो योगदान है वो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि किस प्रकार से इनका योगदान रहेगा। फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन तंतु जाल बनाएंगे, फाइब्रिन तंतु जो है वो मिलकर एक विशेष प्रकार का जाल बनाएंगे और इस जाल को ही हम यहाँ पे क्या कह देंगे, ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का। नेक्स्ट देखो, अगर थक्के की डेफिनेशन पूछी जाती है कि क्लॉट क्या किसे कहा जाता है, तो ब्लड वेसल्स से रुधिर के बाहर आते ही ब्लड जो होता है वो एक जेल के समान संरचना में चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं या थक्का कहते हैं। और नेक्स्ट के अंदर रुधिर का थक्का बनने में किन किन चीजों का योगदान होता है, तो इन सभी चीजों का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर महत्वपूर्ण योगदान किसका है, ब्लड वेसल्स का, जो कि किस में जाकर ओपन होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है उसके अंदर हम करेंगे यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पार्ट, क्योंकि हार्ट यानी हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे यहाँ पे अपना नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में। लेकिन इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आए या प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें अपने कीमती सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।